नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की, जमहूरियत की। हम ताल ठोकते हैं, दम भरते हैं और सही भी है। हम यानी कि भारत लोकतंत्र की जननी है। और डेमोक्रेसी के बारे में वो पुरानी कहावत सबको पढ़ाई गई है, सब जानते हैं। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। और डेमोक्रेसी की, प्रजातंत्र की हम बात करते हैं तो चुनाव को सबसे बड़ा मेला लोकतंत्र का जश्न क्यों माना जाता है? क्योंकि आप, मैं, हमें जिन्हें जनता जनार्दन कहा जाता है, एक दिन के लिए ही सही, 5 साल में, पर हम अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, सरकार बनाते हैं। अब फर्ज कीजिए जिसे हमने दरअसल चुना वो संसद या विधानसभा में ना जाए, तो क्या यह लोकतंत्र का अपमान नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो चुनाव साफ सुथरे हों, निष्पक्ष हों, इसी के लिए चुनाव आयोग का गठन भी हुआ। 1952 से आम चुनाव की प्रक्रिया इस देश में शुरू हुई। 1950 में, उससे 2 साल पहले, चुनाव आयोग का गठन किया गया था। अब तक 17 लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं और सैकड़ों विधानसभा के चुनाव। और हमारे चुनाव आयोग को लेकर, उसकी कार्यप्रणाली, कार्यशैली, उसकी निष्पक्षता को लेकर दुनिया भर तारीफ करती है, तारीफों के पुल बांधती है। तो आज चुनाव आयोग की बात क्यों की जा रही है और चुनाव की बात क्यों की जा रही है? वो तब जबकि 2024 के जो चुनाव हैं वो सर पर हैं। अब दरअसल हुआ क्या? 2 मार्च इसी साल 2023 सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की एक खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और 2 जो चुनाव आयुक्त हैं, यही चुनाव आयोग का ढांचा है, इनका चुनाव एक 3 सदस्यीय समिति करेगी। और इस समिति में कौन होंगे? देश के प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ये 5 खंडपीठ, 5 जजों की खंडपीठ ने फैसला सुनाया। लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा कि यह फैसला तब तक लागू रहेगा जब तक संसद कोई नया कानून ना ले आए। तो गेंद सरकार के पाले में आ गई। यथास्थिति भी बरकरार रखी जा सकती थी, लेकिन कल राज्यसभा में एक बिल पेश कर दिया गया। मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ा। और इसमें प्रावधान क्या रखा गया? जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था उसे दरकिनार करते हुए अब इस समिति में, 3 सदस्यीय समिति में, प्रधानमंत्री होंगे, नेता प्रतिपक्ष भी होंगे, लेकिन एक सरकार का मंत्री और। अब 3 सदस्यीय समिति है तो बहुमत का आंकड़ा 2 हो जाता है। अब प्रधानमंत्री और उनके मंत्री वो तो सेम पेज पर होंगे, कॉमन सेंस की बात है। तो 2-1 का फैसला तो होगा ही होगा। अगर सर्वसम्मति से फैसला नहीं होता तो मोटी बात यह कि सरकार ही चुनेगी। चुनाव आयुक्त जो अगली सरकार चुनने का सारा कामकाज, लेखा जोखा, बंदोबस्त, नियंत्रण करेगी, तो सरकार अपने नुमाइंदे बिठा सकती है। इस बात को लेकर विपक्ष हमलावर है, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस। इसे लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र का गला दबाना और 2024 की चुनावी तैयारियों की एक रणनीति से जोड़कर विपक्ष देख रहा है। जबकि सरकार की तरफ से तर्क यह दिया जा रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ही तो कहा था, जब तक संसद कोई और कानून ना बना दे, और कानून बनाने का हक संसद का होता है। बहुत से लोगों को यह गलतफहमी है, मुगालता है कि कानून सुप्रीम कोर्ट बनाता है। वो व्याख्या करता है कानून की, इंटरप्रेट करता है। कानून बनाने का हक वो दरअसल आम आदमी, आपके पास, मेरे पास है। और हम वो हक
अपने प्रतिनिधि को देते हैं, जिसे चुनकर हम संसद में भेजते हैं और वहीं कानून बनते हैं। अब विपक्ष जब सवाल खड़ा करता है तो थोड़ा अतीत में जाने की भी जरूरत हो जाती है। 1950 में बना चुनाव आयोग, ये तो मैंने आपको बताया, और 1989 तक 39 साल चुनाव आयोग में एक ही चुनाव आयुक्त होता था, मुख्य चुनाव आयुक्त। बाकी दो चुनाव आयुक्त का कोई स्थान नहीं था तब चुनाव आयोग में। लेकिन राजीव गांधी और तत्कालीन लेट 80s के मुख्य चुनाव आयुक्त RVS पेरी शास्त्री के बीच जबरदस्त जंग हो गई, जोर आजमाइश हो गई। तो राजीव गांधी ने, जो कांग्रेस अभी बहुत हल्ला काट रही है, 2 चुनाव आयुक्त और नियुक्त कर दिए। VP सिंह की सरकार आई, उन्होंने हटा दिया। फिर 91 में अल्पमत की ही सही कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार आई तो 2 और चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिए गए। पर इन्हें चुनेगा कौन, इसको लेकर जबरदस्त चर्चाएं हुई और एक नहीं आधे दर्जन से ज्यादा कमेटियां बैठी। तारकुंडे कमेटी 1975 की, गोस्वामी कमेटी 1990 की, वोहरा कमेटी 1993 की, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी 1998, लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई 1999 में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रपोज्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स 2004 में छपे, जीवन रेड्डी कमेटी 2004, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 2007 में इन्होंने रिपोर्ट दी, लॉ कमीशन रिपोर्ट 2015। और इनमें से अधिकांश, जब मैं अधिकांश कहता हूं तो 90% से ज्यादा जो कमिटियों की रिकमेंडेशन सिफारिश थी वो ये प्रधानमंत्री होने चाहिए, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश, ताकि निष्पक्षता का जो वो पैमाना है, वो कसौटी है, उस पर कसा जा सके, चुनाव आयोग साफ सुथरे चुनाव कराए। लेकिन इसमें भी एक पर आ जाता है। ये सब सिफारिशें होती रही, पर क्या हुआ, 2005 में नवीन चावला को चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया। 2005 में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार। अब नवीन चावला का अतीत जो नहीं जानते, उन्हें इमरजेंसी में जो उन्होंने भूमिका निभाई, वो एक ब्यूरोक्रेट थे। शाह कमीशन ने उन पर उंगलियां उठाई थी, बीजेपी ने ऐतराज दर्ज किया। अब जो कांग्रेस निष्पक्षता को लेकर सवाल उठा रही है, वो मुख्य चुनाव आयुक्त रहे SS गिल को राज्यसभा में भेजती है। रंजन गोगोई के मामले में बहुत सवाल उठाए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनको तो भेज दिया राज्यसभा, तो जी राम मंदिर का फैसला, कुछ सेटिंग थी। तो SS गिल के साथ क्या सेटिंग थी कि उन्हें राज्यसभा भेजा गया, उन्हें बाकायदा फिर मंत्री भी बनाया गया, वो खेल मंत्री बने। पर यह खेल बड़ा है क्या, यह 2024 के लिए रणनीति बनाई जा रही है क्या, और चुनाव आयोग पर आने वाले दिनों में भारी होने वाली है क्या जिम्मेदारी? आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा शुरू करूं, मेहमानों का परिचय करूं, उससे पहले आज का सीधा सवाल, और बिना लार लपेट हम ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं जो अब आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। और सवाल क्या है? सवाल बड़ा सीधा है, अभी शायद हमारे ग्राफिक्स तैयार नहीं हुए। सवाल सीधा है, सरकार चुनेगी चुनाव आयुक्त, निष्पक्षता हो जाएगी लुप्त। सरकार ही चुनेगी तो फिर निष्पक्षता किस बात की? और 2024 की तैयारी, चुनाव आयोग पर जिम्मेदारी भारी। मेरे साथ मुख्य चुनाव आयुक्त रहे SY कुरैशी तो जुड़ेंगे ही, लेकिन उसके साथ ही साथ जस्टिस रविंद्र सिंह रिटायर्ड, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं और
यूपी लॉ कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। दो देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषक संजय कुमार और सी वोटर के सर्वे सर्वा यशवंत देशमुख, और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं आशुतोष भी जुड़ गए हैं। लेकिन आशुतोष को आज खास न्योता मैंने इसलिए दिया कि आशुतोष ने जब अपनी पारी आरंभ की बतौर पत्रकार, बतौर रिपोर्टर, तो उनको बीट दी गई थी, यानी कि जिम्मेदारी थी चुनाव आयोग को कवर करने की। तो ये चुनाव आयोग में नियुक्तियों को लेकर जो ये खेल हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ और, बिल में शामिल लोग कुछ और, कैसे देखते हैं आशुतोष? संदीप, इसमें दो तीन पहलू हैं जिस पर बहुत गंभीरता के साथ चर्चा करनी चाहिए। पहली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन हमारे लोकतंत्र की मूल आत्मा है और इलेक्शन कमीशन की यह जिम्मेदारी है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से न केवल हो बल्कि निष्पक्ष तरीके से होते हुए दिखे। क्योंकि अगर चुनाव आयोग की भूमिका पर अगर किसी भी तरीके का संदेह होगा तो भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली पर पूरी तरीके से संदेह होगा, और अगर लोगों का संदेह भारत के लोकतांत्रिक प्रणाली पर होगा तो उनका विश्वास भारत के लोकतंत्र से डिगेगा, और अगर लोकतंत्र से अगर उनका विश्वास डिगेगा तो फिर यकीन मान लीजिए कि ये जो वर्तमान व्यवस्था है इस पर से लोगों की आस्था उठेगी। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन के लिए जरूरी है कि न केवल वो चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए बल्कि निष्पक्ष करते हुए दिखाई पड़े। एक तो पहलू इस बात को लेकर यह है। दूसरा पहलू इस बात को लेकर यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ, और जो बात मैंने कही कि निष्पक्ष होते हुए दिखना भी चाहिए, इसका उन्होंने जिक्र किया। अब मेरी यह समझ में नहीं आता है कि अगर कोई एक रिफॉर्म प्रोसेस अगर शुरू हो रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रिफॉर्म प्रोसेस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ये इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है कि चुनाव आयोग में जो नियुक्तियां हो रही हैं उसमें 3 बड़े लोग इस देश के शामिल हों और ये स्पष्ट बने कि इसमें किसी तरीके का कोई पक्षधरता नहीं है। अब मुझे यह बात बिल्कुल खटकती है कि क्यों जो कॉलेजियम सिस्टम बनाया जा रहा है उसमें से जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए, उनको हटा के एक अधीनस्थ मंत्री को रखने की कोशिश की जा रही है। तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मौजूदगी की वजह से चुनाव आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति पर सरकार को संदेह है? यह स्पष्ट करना चाहिए। क्या चीफ जस्टिस इंडिया की निष्पक्षता पर संदेह है? क्या चीफ जस्टिस इंडिया एज एन इंस्टीट्यूशन पर किसी तरीके का सवाल खड़ा कर रहे हैं? अन्यथा क्या कारण है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनकी जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तान की जुडिशरी वो न केवल संविधान को होते हुए देखे बल्कि उसके गार्डियन भी मानी जाती है, और सुप्रीम कोर्ट के जज जब शपथ लेते हैं तो कहते हैं टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी जिम्मेदारी है। तो आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे क्या भरोसा नहीं है? इसलिए मेरा कहना यह है कि इसमें अगर किसी कनिष्ठ अधिकारी, किसी कनिष्ठ मंत्री को अगर रखा जाएगा, प्राइम मिनिस्टर के नीचे सब कनिष्ठ होते हैं, तो यह सवाल खड़ा होगा कि क्या सरकार की मंशा साफ है या साफ नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूं, अभी तक जो चुनाव आयोग के आयुक्तों का जो चयन होता था वो सरकार का जो जस्टिस डिपार्टमेंट होता था वहां से नोटिफिकेशन निकलता था, और दरअसल लॉ डिपार्टमेंट वही ही इनको नियुक्त करता था। तो उससे तो वो जो स्थिति थी, इसका मतलब यह था कि चुनाव आयोग एक तरीके से सरकार का एक डिपार्टमेंट था। और मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं इस बारे में, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे यूनाइटेड फ्रंट की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, सबको यह लगता था कि चुनाव आयोग दरअसल सरकार का एक विभाग है। नहीं, हमने एक स्वर्ण काल भी देखा है, उनसे उसी तरीके से बर्ताव। आशुतोष, उस टाइम आप रिपोर्टिंग करते थे, आपने वो स्वर्ण काल खुद देखा भी है, उसको रिपोर्ट किया है, उसे अमृत काल भी कह सकते हैं चुनाव आयोग के संदर्भ में, टीएन सेशन का काल। संदीप, मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि जब टीएन सेशन मुख्य चुनाव आयुक्त थे तो मैंने लंबे समय तक कवरेज की है और बहुत करीब से इलेक्शन कमीशन को देखा है। टीएन सेशन के चुनाव आयुक्त बनने के पहले इस देश के अंदर जब भी चुनाव होता था तो लाशों, खून खराबा होता था, दर्जनों की संख्या में डेड बॉडीज होती थी, बूथ लूटे जाते थे, और चुनाव पर महाबलियों का और जो तमाम तरीके के जो धन बल, बाहुबल, सबका इस्तेमाल होता था।
या भयानक तरीके से इस्तेमाल होता था। और जिस दिन वोटिंग होती थी उसके दिन अखबार में खबर ये नहीं छपती थी कितने परसेंट पोल हुआ, बल्कि ये खबर होती थी कि इतने दर्जन लोगों की जानें गई, इतने बूथों को लूटा गया। अगर इस देश के अंदर किसी एक व्यक्ति को भारत रत्न मिलना चाहिए तो उनका नाम है टीएन शेषन। सिंगल हैंडेडली टीएन शेषन ने इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरीके से पटरी पर लाने का काम किया है। और यह इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने इस बात को इंश्योर किया, सरकार किसी की भी हो, पार्टी किसी के भी हो, चुनाव स्पष्ट तौर पर होना चाहिए। और उन्होंने करके दिखाया कि एक आदमी अगर चाहे तो चुनाव हो सकता। और टीएन शेषन के पर कतरने के लिए एमएस गिल और जीवीजी कृष्णमूर्ति को लाया गया था। यह सौभाग्य की बात है। एस गिल कह गया, एमएस गिल और एमएस गिल की भी निष्पक्षता पर एमएस गिल की निष्पक्षता पर जब तक वो चुनाव में थे कोई बहुत गहरे सवाल नहीं खड़े हुए, लेकिन उनको लाया इसीलिए गया था ताकि टीएन शेषन के पर कतरने। फिर वो राज्यसभा सांसद बना दिए गए, मंत्री भी बने। संजय, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, चुनाव तो सबसे बड़ा मेला है, उसकी नियंत्रण की जिम्मेदारी जिस देश में 140 करोड़ लोग हों, 90 करोड़ मतदाता, दुनिया इसी बात का अचंभा मानती है, ये कर कैसे जाते हैं, यहां चुनाव हो कैसे जाते हैं। वहां सरकार अगर चुनाव आयुक्त चुनने लगे तो क्या निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजमी है या बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है? देखिए संदीप, जनता तो ऐसा मानती है कि पहले भी चुनाव आयोग की नियुक्ति करता कौन था, तो सरकार करती थी। लेकिन ये जिस चीज के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, स्पेसिफिक चर्चा है। स्पेसिफिक चर्चा क्या है? पहले एक सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर 3 आदमी की कमेटी है तो एक विपक्ष के नेता, एक प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो बहुत स्पेसिफिक बात हो रही है कि अब सरकार ने जो पहल की है, जो सरकार कानून बनाने जा रही है या शायद बन गया, अब कानून तो नहीं बना, राज्यसभा में पेश किया गया। अब उसमें चीफ जस्टिस के कानून तो जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा तो कानून कैसे बनेगा। अब उसमें स्पेसिफिक बात यह कि चीफ जस्टिस को हटाकर आपने एक प्रावधान लाया कि इसमें एक मंत्री होंगे। आम जनता इसको कैसे देखेगी? हंसेगी इस पर। अगर आप निष्पक्षता की बात करेंगे और कहेंगे कि यह संशोधन इसी के लिए किया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष रूप से काम करे, तो इस पर तो कोई डिबेट नहीं, लोग हंसेंगे। तो आम जनता के नजरिए से तो बहुत साफ दिख रहा है कि कम से कम सरकार का ये जो कदम है वो बिल्कुल इसलिए है क्योंकि सरकार चाहती है कि उनके पसंद का व्यक्ति चुनाव आयोग में उसको बहाल किया जाए। और सरकार जब भी पहल करे जिस व्यक्ति को चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त बनाने के लिए, इलेक्शन कमिश्नर बनाने के लिए, तो कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं मन में रहा होगा कि अगर सीजे है उसमें, क्योंकि जो प्रपोजल था पहले उसके हिसाब से 3 अलग अलग लोग थे और ऐसी स्थिति कभी आ सकती थी कि सरकार को सबको समस्या आ जाए क्योंकि 2 लोग प्रधानमंत्री के निर्णय या सरकार के निर्णय का विरोध कर सकते थे। तो मुझे लगता है आम जनता के नजरिए से देखें संदीप, तो बहुत स्पष्ट है। आम जनता को लगेगा, थोड़ा मुस्कुराएंगे, जो बिल्कुल घोर बीजेपी समर्थक हैं वो मुस्कुराएंगे, कहेंगे हमेशा ऐसा ही होता रहता है, इसमें क्या बात है। लेकिन अगर मन को टटोल कर पूछेंगे तो कहेंगे नहीं, ये तो बेईमानी हो रही है या बेईमानी करने का खेल। पर सरकार ऐसा जोखिम क्यों उठाएगी यशवंत भाई? चुनावी साल है, ताल ठोक रहे हैं 300 प्लस का, तो इस तरह का जोखिम सरकार क्यों उठाएगी? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उनका अब ये विधेयक को लेकर आ जाना, अंदर खाने आप क्या देख पा रहे हैं? संदीप, बिल्कुल भी नहीं उठाएगी और कोई पार्टी नहीं उठाएगी। ये बात ध्यान रखिए कि जो लोग इस पे आपत्ति कर रहे हैं राजनीतिक रूप से, नवीन चावला जैसे लोग सुप्रीम इलेक्शन कमीशन में उन्हीं लोगों ने पोस्ट किए थे जो हर 5-5 मिनट पे पेशाब करने का बहाना लेकर के बाहर जाते थे। सुप्रीम इलेक्शन कमिश्नर्स ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है, जब इलेक्शन कमिश्नर वो अपॉइंट हुए थे नवीन चावला, कि हर 5 मिनट में इनको पेशाब आती थी और हर 5 मिनट में बाहर चले जाते थे। क्यों जाते थे बाहर? तो ये जो इलेक्शन कमीशन का तरीका था, जिस तरीके से अपॉइंटमेंट का, वो तरीका पहले से चला जो आ रहा था, उसमें दरअसल मैंने तो पब्लिकली बोला और मैं आशुतोष की बात से सहमत हूं, इस मुल्क में अच्छे चुनावों के लिए टीएन शेषन की जो भूमिका रही है, उनको उसके लिए भारत रत्न मिलना चाहिए। उन्होंने इतनी लंबी लकीर खींची कि पॉलिटिकल अपॉइंटीज को भी
दरअसल एक सीमा और लक्ष्मण रेखा के नीचे अंदर काम करना मजबूरी हो गया। अब इसको करने के बाद में आप ये सोचिए कि पुराने सिस्टम और नए सिस्टम में संदीप अंतर क्या है। पुराने सिस्टम में भी जो तरीका था उस तरीके के अंदर भी हमको एक से एक बड़े अच्छे इलेक्शन कमिश्नर टीएन शेषन के बाद में मिले। कुरैशी साहब का तो अपॉइंटमेंट पुराने तरीके से हुआ था ना, क्या उन्होंने कोई लेफ्ट राइट सेंटर कुछ किया? इतने शानदार तरीके से उन्होंने इलेक्शन कमीशन की पारी खेली। तो इसमें केवल एक छोटी सी बात यहां पे यह आती है कि देखने में यह चीज बहुत अच्छी लग रही है कि एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए जिसमें विपक्ष का नेता होना चाहिए, प्रधानमंत्री होना चाहिए और एक व्यक्ति तीसरा कोई और होना चाहिए। वो तीसरा कौन? वो तीसरा सुप्रीम कोर्ट का जज केवल इसलिए होना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगी कि हम यहां बैठे। सुप्रीम कोर्ट दुनिया की सारी नियुक्तियों में बैठना चाहता है सिवाय इस बात के लिए कि कोर्ट के जज कौन तय करे ये वो किसी को तय नहीं करने देना चाहता। वो उसके अंदर अपना ही कॉलेजियम चलाना चाहता है। अभी रिपोर्ट आई थी कि हर तीसरा जज इस देश में किसी का भतीजा है, किसी का बेटा है, तो किसी सिटिंग जज का। समस्या दोनों तरफ से है। हम अगर एक तरफ से देखेंगे तो हम सही निर्णय पे नहीं पहुंचेंगे। जो सरकार कर रही है ऑब्वियस सी बात है वो पॉलिटिकल डिसीजन है संदीप, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और पॉलिटिकल डिसीजन पॉलिटिकल तरीके से लिए जाते हैं, सही गलत की मीमांसा अलग चीज है। और उसमें भी कई बार यशवंत बैकफायर भी कर जाती हैं। भाई यही सिस्टम चल रहा था और 2019 के लोकसभा चुनाव हुए, प्रधानमंत्री ने पुलवामा को लेकर जो यूथ से आह्वान किया उस पर चुनाव आयोग में शिकायत की गई। अशोक लवासा जो उस वक्त के चुनाव आयुक्त थे वो रिक्यूज कर गए मीटिंग से क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। बाद में उन्होंने छोड़ ही दिया चुनाव आयोग। तो सिस्टम में रहते हुए भी ऐसा नहीं है, लोग मिल जाते हैं। ये नहीं है कि सरकार ने किसी को चुन लिया और वो एहसान के बोझ तले ही दबा रहेगा और जो सरकार कहे हिज मैजेस्टीज वॉइस बन के बैठ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, उसी सिस्टम के अंदर टीएन शेषन ने जो करके दिखाया वो अभूतपूर्व था। ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो इंडिविजुअल, एक टीएन शेषन भी थे, एक नवीन चावला भी थे। मैं यही कहना चाहता हूं, ये अपॉइंटमेंट नहीं इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। नंबर एक बात, हाँ बेहतर सिस्टम होना चाहिए, विपक्ष का नेता होना चाहिए, प्रधानमंत्री होना चाहिए और बेहतर होता कि एक कोर्ट का जज भी होता। लेकिन यह बात मैं तब मानूंगा जब सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट इस बात के लिए खुला हो कि कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के अंदर भी बाकी लोगों की भागीदारी उतनी ही ट्रांसपेरेंसी के साथ में हो जितनी ट्रांसपेरेंसी सुप्रीम कोर्ट उम्मीद करता है कि दूसरे डिपार्टमेंट की नियुक्तियों में हो। जस्टिस रविंद्र सिंह, एक सेकंड, आपने बहुत पर्टिनेंट पॉइंट उठाया है। जस्टिस रविंद्र सिंह, सुप्रीम कोर्ट हर नियुक्ति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है और कोर्ट में जो नियुक्ति हो वो अपने पास रखना चाहता है। जिस पॉइंट को फ्लैग कर रहे हैं यशवंत, आपका रिस्पांस क्या है सर? ऐसा है, किसी विषय को अगर आप एक एंगल से देखेंगे तो आप उस पर कितने भी कमेंट करें, कुछ भी करें, लेकिन आपको बहुआयामी आपका दृष्टिकोण होना चाहिए, उस पर देखना भी चाहिए। किसी भी इशू को एक एंगल से न देखा जाए। जैसे हमारा संविधान 3 अंगों को देता है वरीयता, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है और विधायिका है। विधायिका को कानून बनाने का अधिकार है, कार्यपालिका को एग्जीक्यूशन करना है, न्यायपालिका को जैसा आपने पहले भी कहा इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार है। तो इसमें तो कोई डिस्प्यूट है नहीं। तो न्यायपालिका जो विधायिका है वो कानून बनाने का उसको पूरा अधिकार है। आज ये प्रश्न जो उठा वो ये उठा कि एक संवैधानिक पीठ ने, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का एक निर्णय आया, उसमें ये कहा गया कि जो कॉलेजियम हो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का, उसमें प्राइम मिनिस्टर के साथ लीडर ऑफ द अपोजिशन या बड़े, अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं है तो बड़े दल का नेता और चीफ जस्टिस को उसमें रखा जाए। लेकिन जब ये जजमेंट आ गया और उसके तुरंत बाद या कुछ महीनों में ये आज जो आपका बिल पेश हुआ है उसमें से चीफ जस्टिस को अलग कर दिया गया। तो इस प्रजातंत्र में हर आदमी को जहां सोचने का, अपनी बात कहने का अधिकार है, एक जनता ओपिनियन फॉर्म करती है कि आखिर ये ऐसा क्यों किया जा रहा, वाई।
बिल्कुल। आप क्यों जस्टिस को क्यों निकाल रहे हैं? में अब तो असल सिर्फ बात सवाल, नहीं है, आप रख क्यों जस्टिस रविंद्र सिंह, अभी मैं आपके निकाल साथ रहे? विस्तार में चर्चा करूंगा, और जो 3 अंगों की आपने बात की वो कदम ताल क्यों नहीं कर सकते, इसको आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं SY कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के वो नियुक्ति करें मुख्य चुनाव आयुक्त, और चुनाव आयुक्तों की सरकार एक और बिल लेकर आ जाती है जिसमें मुख्य न्यायाधीश हट जाते हैं और एक मंत्री को जगह दे दी जाती है। कैसे देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि ये कोलिजियम इसी की यही रहेगी। नहीं, उन्होंने कहा कि जब तक ये 70 साल संसद कानून ना बना। हाँ, यही तो मैं ये कह रहा हूं, मुझे कंप्लीट करने दें, पिक्चर चली गई। तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि आप कानून बनाइए जो 70 साल से आपने नहीं बनाया, और जब तक आप कानून नहीं बनाते हम ये इंटरिम अरेंजमेंट करते हैं कि ये कोलिजियम बना रहेगा जिसमें PM, LOP और चीफ जस्टिस होंगे, जो चल रहा था 7 महीने से। ये बात दूसरी, कोई 7 महीने में कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई, कोई वैकेंसी नहीं हुई। तो ऐसी सूरत में अब एक तो स्टेट ने जो बिल लेके आए हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट की कंप्लायंस ये है कि भाई बिल होना चाहिए, तो बिल आ गया। लेकिन इस बिल में कुछ खूबियां हैं और कुछ खराबियां हैं, वो दोनों पे चर्चा करनी चाहिए। तो एक तो इसमें ये सिस्टम के कोलिजियम सिस्टम को सरकार ने माना, क्योंकि कोलिजियम ऑलरेडी कई और चीज़ों में CIC, CVC, डायरेक्टर CBI वगैरह में इस्तेमाल होता ही रहा है, तो उस सिस्टम से हम परिचित हैं, तो कोलिजियम प्रपोज किया। लेकिन उसमें प्राइम मिनिस्टर और उनका अपॉइंटेड मिनिस्टर और एक LOP, तो मौकरी है ये कोलिजियम की कि बहुमत हमेशा सरकार के पास रहेगी, 2-1 तो रहेगा ही। 2 to 1 एग्जैक्टली 2 to 1 मेजॉरिटी हमेशा रहेगी एज इट इज। मैंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन का एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि जो कई कोलिजियम की मीटिंग हुई, किस तरह उनको ट्रीट किया जाता है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते और कंटेम्प्टली, क्योंकि माइनॉरिटी में वो होते हैं, उनको डिसमिस। अब तो इन्होंने ये बिल्कुल ही क्लियर कर दिया कि माइनॉरिटी भी चीफ जस्टिस और PM मिलके उसको माइनॉरिटी कर दें, बात दूसरी है। यहाँ तो एक मिनिस्टर अपने PM को ओवररूल करेगा क्या? तो ये दूसरा उसमें इन्होंने जो वो किया कि अगर वो जो कमेटी है ये कोलिजियम, इसमें कोई वैकेंसी हो, कोई कमी हो, कोई खराबी हो, उसको चैलेंज नहीं कर सकते ना। ये इसका क्या मतलब है? ये तो बड़े ज़बरदस्ती का क्लॉज हुआ। ये तो 2 नेगेटिव चीज़ें। पॉजिटिव चीज़ें जो हुई इसमें कि एक तो पहले कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए 70 साल से, और सरकार थ्योरेटिकली किसी को भी ला के लगा सकती थी। लेकिन ये सरकार का एक्सपीरियंस और विजडम था कि वो एक ब्यूरोक्रेट को ही लगाते थे, क्योंकि ब्यूरोक्रेट ने जिंदगी भर इलेक्शन किए होते हैं, जिंदगी भर हर लेवल पे हम लोग इलेक्शन करते हैं, तो वो चल रहा था। तो हाँ, तो अब जो उन्होंने इसमें ये किया कि एक क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब कर दी कि सेक्रेटरी एग्जिस्टिंग, सर्विंग या रिटायर्ड होगा या इक्विवेलेंट होगा। बड़ी अच्छी चीज़ की। दूसरी एक अच्छी चीज़ की कि एक सर्च कमेटी बना दी, कैबिनेट सेक्रेटरी और 2 सेक्रेटरीज मबनी, कि ये 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट करके देंगे ना। उसके बाद मैं समझता हूँ कि अभी भी सुधार इसका ये हो सकता है कि वो फिर मेजॉरिटी डिसीजन कोलिजियम का ना हो, यूनानिमस डिसीजन कर दीजिए इसको। अब इसमें और कुछ लोग कहेंगे कि जी वो तो LOP को आपने वीटो पावर दे दी। नहीं, 5 आदमी जो कैबिनेट सेक्रेटरी शॉर्ट लिस्ट करके देगा, वो तो सब सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट वो बन ही नहीं सकते थे अगर सरकार उनको न चाहती। सब सरकार के मंजूर नज़र हैं, उनमें से 5 सेलेक्ट करके दिए, बल्कि वो 5 भी कैबिनेट सेक्रेटरी जरूर पहले PM को दिखा के भेजेगा। उस 5 में से LOP किसी को भी चुन ले, वो एक्सेप्टेबल, तो उसको एक आप यूनानिमस डिसीजन कंपलसरी कर दीजिए। आप देखेंगे कि क्रेडिबिलिटी कितनी बढ़ जाएगी। और इन एनी केस वो जो 5 हैं वो आपके एक्सेप्टेबल होंगे। जो कैबिनेट सेक्रेटरी को छठा, आप जो सर्च कमेटी की बात कर रहे हैं, उसमें जो सिलेक्शन कमेटी है वो ये भी है कि द सिलेक्शन कमिटी में ऑल्सो कंसिडर कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन द पैनल प्रिपेयर्ड बाय द सर्च कमिटी। अभी पेच यहां पर यह भी है।
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं इसी पे आ रहा था कि ये तो बिल्कुल एब्सर्ड बात है कि फिर सर्च कमेटी के साथ तो ये मजाक हो गया। कैबिनेट सेक्रेटरी 2 सेक्रेटरी मिलके दिमाग पच्ची कर रहे हैं, बहुत सारे बायोडाटा देख रहे हैं, उसमें से 5 निकाल रहे हैं और पहले ही मिनट में ये निकाल के फेंक दी गया, चटा ले आओ। क्या मतलब है? ये तो लॉजिकल ही नहीं है, ये तो बहुत ही गलत है। तो ये क्यों डाला जा रहा है? तो ये तो एक खानापुरी की जा रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा करेंगे, और लेकिन सुप्रीम कोर्ट को उनकी जगह भी दिखा देंगे और इलेक्शन कमीशन को सबको अपनी अपनी जगह दिखा देंगे। तो ये क्रेडिबिलिटी बढ़ाने की के साधन तो नहीं है, ये तो क्रेडिबिलिटी घटाने की बात है। कुरैशी साहब, अंग्रेजी में मैं खत्म करता हूँ, एक कहावत है, आते रहेंगे। हाँ सर, एक कहावत है अंग्रेजी में, द मोर द थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन कांस्टेंट। अगर हम अतीत में भी जाएं, कुछ अपवाद हैं, टीएन सेशन साहब का काल, आपका काल, हम आपके आने से पहले जिक्र कर रहे थे भाई नवीन चावला को, उनको इमरजेंसी में क्या क्या आरोप लगे, कमीशन के सामने पेशी भी हुई। एमएस गिल मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उसके बाद वो राज्यसभा सांसद बन जाते हैं और मंत्री भी बन जाते हैं। तो एहसान भी और आईओयूज का एक जरिया भी बना हुआ था कि चुनाव आयोग, और अब कहने को बदलाव हुआ है, पर ये और आगे बढ़ जाएगा क्या? लेकिन आपने जो बात की उससे 2 चीजें, एक अच्छी चीज की जा रही है कि इसमें ये प्रोविजन हो रहा है कि सीईसी रहने के बाद आपको किसी पद के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। ये बहुत अच्छा आइडिया है। तो वो जो चार्ज लगता था, कोई गवर्नर बन गया, कोई राज्यसभा का बन गया और ये मिनिस्टर बन गया, वो गलत बात थी, नहीं होनी चाहिए। उससे हमारी रेपुटेशन ख़राब हुई थी, हमें उसको पर्सनली डिफेंड करना बड़ा मुश्किल होता था। ये एम्बार्गो लगाना बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन एक चीज़ जो की, जो हमारा स्टेटस को डाउनग्रेड किया 1993 में सुप्रीम कोर्ट के जज से इक्वेट किया गया था, उसको डाउनग्रेड करके कैबिनेट सेक्रेटरी कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जज की और कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी एक ही है, लेकिन स्टेटस में फ़र्क है, वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में फ़र्क है, परसेप्शन में फ़र्क है। और परसेप्शन सिर्फ देश के लिए नहीं है कि देशवासियों को, वोटर्स को परसेप्शन अच्छा हो, पूरा ग्लोबल हमारा परसेप्शन अच्छा होना चाहिए। परसेप्शन से भी ज्यादा परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुरैशी साहब देखिए, हम लोकतंत्र को, चुनाव को लोकतंत्र का सबसे बड़ा मेला, जश्न मानते हैं। हम अपने आप को, जनता को नेता भी बताते हैं, जी जनता जनार्दन आप हैं, क्योंकि हम चुनते हैं उनको। पर जिसे हम चुन रहे हैं वही चुनकर वहां पहुंचे, तब तो लोकतंत्र का मेला है, वरना लोकतंत्र का अपमान भी। और यही जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर होती है। सवालों के घेरे में चुनाव आयोग का आना लोकतंत्र के लिए कैसा संकेत है, और चुनाव आयोग के लिए भी? जी जी, ये बिल्कुल, जी आपने बिल्कुल ही ठीक कहा कि चुनाव आयोग पे जब भी कभी उंगली उठाई गई, ये बड़े दुखदायक बात है। हालांकि देखिए, कोई कोलिजियम सिस्टम नहीं था, गवर्नमेंट ऑफ द डे अपॉइंट करती थी, लेकिन एक से एक अच्छे सीईसी भी रहे। लेकिन आपने 2-3 नाम लिए जो कंट्रोवर्शियल भी रहे। कंट्रोवर्सी से ये इंस्टीट्यूशन वीकेन होता है। लेकिन जिस बात पे मैं आ रहा था कि ऑफिशियली एक स्टेटस को एक्ट ने 1993 के एक्ट में सुप्रीम कोर्ट जज से इक्विवेलेंट किया था, उसको घटा के कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक पे ला दिया गया। अब पूरी दुनिया में देखिए, विश्व गुरु की मैं बात कर रहा था कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन दुनिया का विश्व गुरु है। हमने 2011 में एक इंस्टीट्यूट बनाया था, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। मुझे जब बताते हुए बड़ी खुशी है कि 10 साल में 108 देशों के इलेक्शन कमिश्नर हमसे ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं, लाइन लगी हुई है। तो विश्व गुरु तो हम हुए। अब उनको कैसा लगेगा कि ये विश्व गुरु जिसको हम मानते थे, जिसके सीखने आते थे, उसकी अपनी सरकार ने उसको डाउनग्रेड कर दिया, अफसर के लेवल का कर दिया। तो ये तो इससे बड़ा बैड सिग्नल जाता है, बहुत बुरा परसेप्शन क्रिएट होगा। मुझे ये ख्याल है कि ये शायद गवर्नमेंट ने जानबूझ के नहीं किया होगा इंसल्ट करने के लिए कमीशन की, ये गलती से ये क्लॉज आ गया है और इसको वो खुद निकालना चाहेंगे। तो यहाँ पर जो सवाल हैं, इन सवालों के जवाब भी क्या सरकार देगी? आपका बहुत बहुत शुक्रिया एसवाई कुरैशी साहब। लेकिन इसमें अब एक और पेंच क्या ये भी आ जाता है कि एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी, ये खेल तो नहीं हो जाएगा, ये कानून भी बन जाए तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो 5 सदस्यों वाली, 5 जजों वाली खंडपीठ ने फैसला सुनाया था, उसके उलट जो ये कानून बनता है तो
उसकी समीक्षा में फिर रोड़े अटक सकते हैं क्या? आज का सीधा सवाल, अगर सरकार चुनेगी चुनाव आयुक्त, निष्पक्षता हो जाएगी क्या लुप्त? और इसमें एक और पहलू है। जस्टिस रविंद्र सिंह, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश वो तय करें, वो नियुक्त करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को। सरकार दूसरा एक स्वरूप ले आती है, रूप ले आती है उस समिति का। ये कानून आने के बाद सुप्रीम कोर्ट फिर इस पर आपत्ति तो दर्ज कर ही सकता है, याचिका तो दाखिल होगी ही होगी। तो ये नेवर एंडिंग गेम हो जाएगा क्या? संदीप जी, बहुत अच्छा प्रश्न आज आपने उठाया है। देश की जनता ये चाहती है कि अगर डेमोक्रेसी रहनी है तो ईमानदारी से चुनाव होना अति आवश्यक है। ईमानदारी से चुनाव तभी होंगे जब ईमानदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट में इलेक्शन ऑफिसर, ये लोग जब ईमानदारी से काम करेंगे तभी ईमानदारी से चुनाव होंगे। अगर ईमानदारी से चुनाव नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी की बात करना, लोग कहेंगे ये तो एक ऐसी चीज हो गई जो संभव नहीं है। तो डेमोक्रेसी में अगर आपको जनता क्या चाहती है, जनता ये चाहती है कि निष्पक्ष लोग हों, इंडिपेंडेंट लोग हों। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि ऐसे लोग लाएं या ऐसा सिस्टम क्रिएट करें जिससे जनता में ये मैसेज जानी चाहिए कि देखिए हम जो कर रहे हैं हमारी भावना सही है और हम चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट लोग आएं जिससे किसी को कहने का मौका न मिले। आज जो हो रहा है, अभी पूर्व वक्ताओं ने, जो हमारे सम्मानित वक्ता थे, उन लोगों ने तमाम लोगों के नाम लिए जिन पर तमाम आरोप लगाए गए। वो लोग भी चुने गए थे कहीं किसी के द्वारा। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, आई एम नॉट ए पॉलिटिकल मैन, लेकिन किसी सिस्टम के तहत वो आए और वो जनता की नजर में या आम आदमी की नजर में खरे नहीं उतरे। इसका मतलब ये हुआ कि दे वर नॉट ऑनेस्ट पीपल और जनता ने उनको नकार दिया। अगर ऐसे लोग आते हैं, फिर हम लोग कहते हैं टीएन शेषन साहब को, टीएन शेषन साहब एक मॉडल हैं, टीएन शेषन साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। तो टीएन शेषन को लाने की आवश्यकता है, टीएन शेषन जैसे लोगों को लाने की आवश्यकता है, वरना जस्टिस रविंद्र सिंह, आम आदमी ठगा महसूस करेगा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। देखिए, आम आदमी के पास सबसे बड़ी ताकत क्या है? सरकार चुनने की। जब वो सरकार चुन रहा है, वो प्रक्रिया निष्पक्ष है, साफ सुथरी है या नहीं, वो सर्वोपरि हो जाती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं संदीप जी, और ये आम जनता चाहती है, गवर्नमेंट से उम्मीद भी करती है। और हम सम्मान के साथ कहते हैं गवर्नमेंट को ऐसे लोगों, ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहिए जिस पर किसी का उंगली नहीं उठे, क्वेश्चन मार्क न हो, ठीक है। और जो लोग आए उनके बारे में कभी, जो अभी हम लोग कमेंट सुन रहे हैं, चर्चा सुन रहे हैं, बड़ा मुझे कष्ट हो रहा है इस डेमोक्रेटिक कंट्री में जो टॉप पर बैठा हुआ है, जो हमारी डेमोक्रेसी की रक्षा करने वाले लोग हैं, उन्हीं पर आज आरोप लगे हुए हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि निष्पक्षता दिखाई दे। बिल्कुल, एक वो पुरानी कहावत भी है आशुतोष, सीजर्स वाइफ शुड नॉट ओनली बी अबव सस्पेशन बट शुड ऑल्सो बी सीन टू बी अबव सस्पेशन। और अगर मैं चर्चा का दायरा थोड़ा आगे बढ़ाऊं, ये बात सिर्फ चुनाव आयोग की नहीं है, सीवीसी की अपॉइंटमेंट भी अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, यहां भी 2-1 होता है। सीएजी की अपॉइंटमेंट भी कैबिनेट सेक्रेटरी शॉर्टलिस्ट करता है, प्रधानमंत्री नाम भेज देते हैं राष्ट्रपति को। ईडी की जो अपॉइंटमेंट है वो भी सरकार ही कर रही है। लोकपाल में भी प्राइम मिनिस्टर हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चीफ जस्टिस भी हैं और कुछ और लोग भी हैं। तो वो बड़ी प्रक्रिया हो जाती है। सीबीआई के अलावा बाकी हर जगह अब क्या सरकार ही चुनेगी? तो इन संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल तो उठने लाजमी हो जाते हैं। अनम्यूट कीजिए आशु, अनम्यूट कीजिए। संदीप, एक जो बुनियादी सवाल है जिसकी तरफ हम लोगों का ध्यान नहीं जाता कि भाई ये जो संविधान नाम की चीज है, इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जो एग्जीक्यूटिव है, जो सरकार है,
एक जमाने में सरकार राजा हुआ करता था। अगर राजा बहुत अच्छा था तो चीजें बहुत अच्छी होती थी, लेकिन चूंकि यह प्रश्न उठा कि राजा न्याय नहीं करता है, इसलिए जुडिशरी को अलग किया गया, उसके पास कानून बनाने की ताकत, उसको अलग किया गया और यह कहा गया कि भाई ठीक है, राजा सबसे अच्छा काम करेगा, लेकिन उसके अधिकारों पर कंट्रोल, नियंत्रण करने की जरूरत है, क्योंकि उसके अंदर यह तबीयत अगर हो जाए तो फिर वो कुछ भी एक मॉन्स्टर क्रिएट कर सकता है। मुझे लगता है अगर इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे तब समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्यों दिया। सरकार में बैठे हुए व्यक्ति के पास अपरिमित ताकत होती है, वो चाहे तो किसी भी संस्थान को खत्म कर सकती है, किसी भी संस्थान को बना सकती है, और इसीलिए संस्थाओं का होना जरूरी। जब हम टीएन सेशन के बारे में बातचीत करते हैं तो दरअसल हम भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र की कमजोरी की ओर इशारा करते हैं कि हमारा सिस्टम, हमारा लोकतंत्र व्यक्ति आधारित है। अगर व्यक्ति ठीक हो गया तो संविधान चलेगा, लोकतंत्र चलेगा, और अगर व्यक्ति नहीं ठीक है तो नहीं चलेगा। दरअसल संस्थाएं बननी चाहिए, संस्थाएं नहीं बन रही हैं। अब मुझे ये बताइए संजय, एक सेकंड आशु भाई, संजय भाई, मुख्य न्यायाधीश भी समिति का हिस्सा होते 3 सदस्यीय समिति में, तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ता या बाढ़ आ जाती या महामारी फैल जाती? देखिए, मुझे लग रहा है सिर्फ एंटिसिपेट कर रही है सरकार। उन्हें लगता है कि अगर जिस तरह की कमेटी की चर्चा सुप्रीम कोर्ट ने किया, इस तरह की कमेटी होनी चाहिए जिसमें एक विपक्ष का नेता और दूसरा सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस। तो एक एंटिसिपेशन है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई मतभेद हो जाए। एक क्रूशियल ईयर है अगले साल लोकसभा के चुनाव है, और जिस तरह से माहौल बदल रहा है या बन रहा है, लोगों को यह लग रहा है कि एक इंटरेस्टिंग इलेक्शन की ओर बढ़ रहा है देश। ऐसे में मुझे लगता है सरकार कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती या कोई भी इफ्स एंड बट्स नहीं छोड़ती। इसी के लिए मुझे लग रहा है सरकार ने ये पहल की है। तो पर इससे राजनीतिक हो हल्ला तो होगा। ईवीएम पर भी सवाल उठते आए हैं यशवंत, अब ये चुनाव आयोग पर सवाल, ये देश की प्रजातांत्रिक सेहत के लिए शुभ संकेत तो नहीं है? क्योंकि दुनिया में देखिए तारीफ भी होती है। जो बात अभी एसवाई कुरैशी कहकर गए कि 108 देशों के लोग आकर उनसे ही सीख रहे हैं कि भाई निष्पक्ष चुनाव कैसे कराए जाएं। अनम्यूट कीजिए यशवंत अनम्यूट कीजिए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। सभी लोग दरअसल बिल्कुल सही बातें बोल रहे हैं संदीप। निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, दिखने चाहिए, और निष्पक्ष चुनाव के कारण ही इस मुल्क में पिछले 9 सालों में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी आधे चुनाव हारी है। ये नहीं हो तो मामला गड़बड़ होगा। किसी भी पार्टी, कोई भी सत्ता में होगा, उसे सत्ता में रहने वाला व्यक्ति उसे मिसयूज करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए मैं आशुतोष की बात से सहमत हूं कि जब टीएम सेशन की हम तारीफ करते हैं तो दरअसल हम इंडिविजुअलिस्टिक अपनी वल्नरेबिलिटी को दिखाते हैं, हम इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी की बात नहीं करते। इसलिए सही बात है, 73 साल हो गए चुनाव आयोग को अस्तित्व में आए, हम वो खांचा ढांचा, वो व्यवस्था क्यों नहीं बना पाए कि वो निष्पक्ष हो? चाहिए बिल्कुल। तो इस पर हमारा ध्यान कब जाएगा? एक चीज, हाँ प्लीज 20 सेकंड में कहना चाहूंगा, 20 सेकंड में कहना चाहूंगा कि होना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी होती कि अगर इस कानून में मुख्य न्यायाधीश भी इस प्रक्रिया का हिस्सा होते। लेकिन वो एक आपने कहानी सुनी थी कि जब गुड़ खाने वाला एक बच्चे की माँ एक गुरुजी के पास लेके गई कि मेरे बच्चे को समझाइए कि ये गुड़ ज्यादा ना खाए, तो गुरुजी ने कहा कि 1 महीने बाद लाना। 1 महीने बाद जब गई तो गुरुजी ने कहा बेटा गुड़ मत खाओ। महिला ने बोला गुरुजी 1 महीने पहले आपने ये बात क्यों नहीं बोली? तो गुरुजी ने कहा कि उस समय मैं खुद बहुत गुड़ खाता था, इसलिए इस बच्चे को समझाने की स्थिति में नहीं था। इसलिए ये बहुत जरूरी है, अपने गिरेबान में भी झांकना होगा जब ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होते हैं। पर संस्था हम मजबूत निष्पक्ष वो ढांचा खाका क्यों नहीं खींच पा रहे हैं? सरकार अब चुनेगी चुनाव आयुक्त, निष्पक्षता क्या लुप्त हो जाएगी? सवाल पूछ रहे थे, लोगों के सुझाव भी आए हैं। विजय कुमार हैं दिल्ली से, वो कह रहे हैं पीएम नेता प्रतिपक्ष सीजीआई के साथ राज्य के प्रतिनिधि भी होने चाहिए। राज्यों में भी अलग अलग सरकारें हैं, शतरप्स हैं। और हमारे एक और दर्शक रणविजय सिंह हैं नूह से, हरियाणा में, सीजीआई को शामिल करने से सरकार को क्या परेशानी है ये बताना चाहिए, और सरकार बताएगी क्या, इसका हमें इंतजार रहेगा।